खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू। मैं हूं शहजाद रजा। 21 जुलाई को इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक वाक़या हुआ। नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया उनके दोस्त जाकिर जाफ़र ने, और इसमें कोई ओपन एंड शट केस था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये केस चला, उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई और पता चला, तो उससे ऐसा लगा कि जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बहुत ही एक ऐसी खौफनाक सी सूरत हाल सामने आई कि एक शख्स इस हद तक भी जा सकता है। इस पे सदर आरिफ अलवी साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, बाकी जो वज़रा हैं, हुकूमती एहलकार हैं, हुक्काम हैं, उन्होंने पब्लिकली इस पर कमिट किया और कहा कि हर सूरत में इंसाफ मिल कर रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा है कि ओपन और शट केस था, मुलजिम ने इसका इकरार भी किया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसकी कवरेज शुरू हुई वो एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल सामने आई। और अभी रिसेंटली आपने शायद वो CCTV फुटेज जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है वो भी देखी हो, तो वो देख के अफसोस होता है यकीनन। और उसके साथ जो घर में आप बच्चों के साथ यकीनन उसको नहीं उस तरीके से देख सकते कि जिस किस्म की वो खौफनाक फुटेज है, किस तरीके से मुलजिम जो है इस वक्त अपना काम उस वक्त कर रहा था। इससे पहले कि हम इसके कुछ नुकात पर बात करें और इस पर मीडिया की जिम्मेदारियों पर बात करें और इस केस की जो कानूनी पहलू हैं उस पर बात करें, कि वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से लोगों के कुछ सवालों के जवाब देते हुए क्या कहा था, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये जो नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है। हुआ क्या, ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है, वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शौक मिला है कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है। बचने नहीं लगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी अहम ख़ानदान से हो या वो डुअल नेशनल हो, अमरीकी शहरी हो। ये वज़ीर आज़म साहब ने पब्लिकली ये कमिट किया। और बात यही है कि दुनिया भर में जराइम होते हैं, लेकिन जो महज़्ज़ब माशरे हैं, जहाँ पर इदारे मजबूत हैं, वहाँ पर फ़र्क ये है कि आप अगर जुर्म करें और पकड़े जाएं तो फिर आप किसी तरीके से बच नहीं सकते, और अगर आप कसूरवार हैं तो आपको सज़ा ज़रूर मिलती है और इंसाफ के तकाज़े पूरे होते हैं। और यही चीज़ इस केस में भी बहुत अहम है कि जुर्म अगर किया गया, चाहे आप जितने मर्जी इन्फ्लुएंशियल हों, जो मर्जी हरबे आजमाएं, आपको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मुलजिम के वालिद इस वक्त जेल में हैं, उन पर भी मुकदमा चल रहा है। वालदा जो हैं वो ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं और बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ये मुकदमे का फैसला जल्दी होगा। इस पर गुफ्तगू करते हैं, मीडिया की जिम्मेदारियों पर भी बात करते हैं, लेकिन कानूनी इसका जो पहलू है इस केस के, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमायूं खान साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, शुक्रिया आपका हमायूं साहब। अहमद पंसोता साहब वीडियो लिंक पे मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। पंसोता साहब, ये जितना एक हाई प्रोफाइल केस है और इसमें जैसे मैंने पहले कहा ओपन एंड शट केस, तो वक्त क्यों लगता है? अब सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे, लोग तरह तरह की बातें करते हैं जी कि उसको कुछ नहीं कहा जा रहा, या ये कि इतना डिले हो गया है। तो कानूनी तकाज़े तो यकीनन पूरे करने हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें मुल्ज़िम मान भी रहा हो, सारे सबूत भी सामने हो, तो उसमें फिर ये जो अदालती कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, इसमें ताख़ीर क्यों हो जाती है इतनी? जी, आपने बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया है, लेकिन मैं इसका आंसर देने से पहले चाहूंगा कि थोड़ा सा मुझे इस पर वक्त चाहिए होगा टू डायलेट अपॉन ऑल साइड्स ऑफ दिस इशू। देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि कानून की नजर में हर शख्स इनोसेंट है जब तक कि उसको सजा नहीं हो जाती। और सजा होने से पहले एक कानून ने प्रोसेस मुख्तस किया जिसको हम ट्रायल कहते हैं। ट्रायल के अंदर एविडेंस को सारे को कंसिडर किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, और फिर जाके सजा होती है। अगर तो ये एक्सेप्ट कर लेता अपना ऑफेंस और ये नॉट गिल्टी प्लीड ना करता, फिर तो हम ये सब बातें कर सकते थे। एट द मोमेंट, जैसे कानून में कहते हैं, एक्यूज्ड इज द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ,
एट द मोमेंट ही इज द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, और उसको वो तमाम जो सूरतें हैं, जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं, लीगल प्रोटेक्शंस हैं, वो अवेलेबल हैं। और उसमें सबसे सरफहरिस्त जो है वो आर्टिकल 10A है, जो गारंटी करता है एक फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस। अब हम आते हैं कि अगली बात के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर या कहीं पर भी देखें, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से ये ट्रायल बहुत तेज चल रहा है ऑलरेडी। हमारे यहाँ जो मर्डर ट्रायल हैं वो 2 से 3 साल में खत्म होते हैं, सही। हो जाएगा, जो कि मैं वंस अगेन समझता हूं कि मुल्जिमान के राइट के खिलाफ है, लेकिन साथ साथ ही एक आपको फेयर प्ले और जस्टिस रिक्वायर करता है कि आपने उसका फैसला करना है। तीसरा, आपने जो वजीर आजम साहब की स्पीच सुनाई है, हो सकता है बहुत सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट करे, पॉलिटिकल लेवल्स पर वो ठीक हो, मैं बुनियादी तौर पर उससे इसलिए एग्री नहीं करता कि अगर तो वजीर आजम साहब ये फरमाते कि जी जो भी आदमी, जिस शख्स ने भी खातून को कत्ल किया है या जो भी उसके खिलाफ पर्चा है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जब वो एक शख्स का नाम लेकर और ये कहते हैं कि मैं ये बच नहीं सकता, तो फिर हमें ट्रायल करने की जरूरत कोई नहीं है, फिर आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड फांसी दें या सजा दें। सो मैं समझता हूं ये भी बुनियादी तौर नहीं पर नहीं उस व्यू के खिलाफ है अहमद साहब, जिससे नहीं, मैं समरी जिसको सब्सक्राइब नहीं कर सकता। एग्जैक्टली वो समरी एग्जीक्यूशन की तो कोई बात नहीं कर रहा। जो वजीर आजम ने भी कहा कि अगर, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जो इन्फ्लुएंस का एक एलिमेंट आता है और लोग बातें करते हैं कि जी कोई बड़े खानदान से है तो शायद वो बच जाएगा, तो उन्होंने कहा जी कि वो मैटर नहीं करता, ऑब्वियसली कि लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। मैं वापस आता हूँ अहमद साहब आपके पास। ओन अब्बास साई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और PTV वर्ल्ड के। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साई साहब। अभी पंसोता साहब कानूनी नकात पे बात कर रहे थे, मैं ये पूछना चाहूँगा, वो वीडियो फुटेज जो CCTV की है वो आपने भी यकीनन देखी होगी और वो कुछ TV चैनल्स भी चला रहे थे, तो ये क्या है, कोई आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ है? कोई इस किस्म की वीडियोस आ जानी चाहिए थी? उसके बाद पैमरा ने इसको पाबंदी भी एक आयद कर दी है, लेकिन उससे पहले आपके ख्याल में मीडिया के पास अगर इस किस्म की कोई चीज़ आती है, एक्सक्लूसिव मटेरियल आता है, तो ये कोई फ़र्ज़ है हम पे, हमारे ऊपर, कि हमने उसको लाजमी तौर पर शेयर करना है जनरल पब्लिक के साथ? शुक्रिया शहजाद साहब और अहमद साहब, बड़ा अच्छे तरीके से आपको लीगल एस्पेक्ट समझा रहे थे। मेरा इसमें ये है जो है अपना एक पर्सनल और अपने जर्नलिस्टिक जो बैकग्राउंड है उसकी बेसिस पे कि ये इस तरह से क्योंकि हो नहीं सकता जिस तरह हमने ये वीडियो चलाई है। अब देखिए सोशल मीडिया से आप पिक करके चला रहे हैं चीजें, तो फिर जरा थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया और आप में क्या फर्क है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक है, न्यूज इकोसिस्टम का दोनों हिस्सा है, लेकिन जो गेट कीपिंग है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का काम होता है, एथिकल क्वेश्चन हर स्टोरी पे होते हैं, खासतौर पे फुटेजेस पे। और जब हमने जर्नलिज्म शुरू की थी तो मुझे ये बताया गया था कि जो बॉडी होती है उसकी सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि बॉडी जो है आप उस पर कुछ करें अपना जवाब नहीं दे सकती, तो इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है आप पे भी जर्नलिस्ट। एक तो इसका लीगल एस्पेक्ट है कि आप एक केस चल रहा है और उससे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको कहा जाएगा कि आप असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है वो क्वेश्चन रेज हो जाएगा। अच्छा, कैमरा का जो यहाँ पे बोला वो बड़ा अहम है। कैमरा को हर दफा बाहर बाद में क्यों बताना पड़ता है? कैमरा जो है, ये जो रेगुलेशन है जिसकी हम बात करें, एक तो पूरी दुनिया में इसका सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। जो जर्नलिज्म है उसमें सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, और हम यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखें ना, तो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी क्या कर रही है और जर्नलिस्टिक जो बॉडीज क्या कर रही है? इसमें जो सबसे अहम चीज है कि मैंने कहीं पे जर्नलिस्टिक बॉडीज, हमारी CFC, प्रेस क्लब या बाकी कहीं पे ये डिस्कशन होते नहीं देखी कि क्या ये ठीक हुआ है एथिकली, क्या ये मॉरली, जो मॉरल पॉलिसिंग हमने मीडिया ने शुरू कर दी है उसको किस तरह हमने रोकना है। एक सवाल है सर, एक सवाल है, सवाल ये कि आपने कहा ना कि पैमरा को बार बार बताना पड़ता है। अब अगर सारे चीज़ें सामने हैं, पंसोता साहब इसको कोराबरेट करेंगे कि कोई भी मैटर अगर अदालत में हो और सब जुडिस हो, उससे मुताल्लिक आप ऐसी कोई बात करें जिससे पब्लिक ओपिनियन चेंज करने की कोशिश करें या अदालत को इन्फ्लुएंस को, वो गलत है, वो नहीं आप कर सकते। और कवानीन के तहत पैमरा फौरी तौर पे एक्शन भी ले सकता था। तो ये वार्निंग जारी करना, ये बताने का क्या था? अगर एक्शन लेते तो फिर आज़ादी सहाफ़त खतरे में आ जाती, तो फिर पैमरा भी बेचारा कहाँ जाए? अच्छा, इसमें एक अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब वो तो चीजों को हाईलाइट करवाया करते थे। इसमें ये बड़ा डबल एज स्वॉर्ड है जो मीडिया के ऊपर चीजों का आना। जब इसे जो रोकता था उससे जो है वो उसको अंडर प्रेशर होते थे कि जस्टिस साहब ने
अपनी बात ही चला रहे मीडिया पे। टीचर वहाँ तो सुना है कि टीचर जो जब वो देखा करते थे कि जो मैंने ट्रू जजमेंट सुनी, जो रिमार्क दिए थे, तो ये असल में ये पिछले 10-15 साल में चीजें बहुत गड़बड़ हो गई है। गेट कीपिंग बिल्कुल जो है वो लोएस्ट एप पे है इस वक्त हमारे मीडिया में। आपका जो आप देखें, आपके जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले वो अपने एडिटर के नाम से जाने जाते थे। जैसे आर उस्मानी साहब थे, आप जहीउद्दीन साहब थे, अशर रहमान साहब है, और बहुत सारे लोग हैं। आप डान को, न्यूज को हुसैन नकी साहब है, ये खान साहब थे। तो चीजें लोगों को आप उनके गेट कीपर जो है वो ठीक। एक तरह का एक आपका ट्रेडमार्क होते थे। लेकिन अब आप मुझे बता रहे हैं, किसी से भी पूछ लें, जर्नलिज्म के आप भी स्टूडेंट है, मैं भी, कोई एडिटर किसी का आपको नाम आता हो, कोई डायरेक्टर न्यूज जिनका आपको पता हो कि कौन है, वेरी क्या राइट। स्टैंडिंग है, तो फिर असल में कोर्ट भी छोटा सा अब माहिर हम ये बता दें कि ये जो मूवमेंट थी लायर मूवमेंट, उसके बाद चीजें जो है वो बड़ी कोर्ट ने बड़ी फोर्सफुली मीडिया को जो है वो यूज किया है, और जो है कहा गया बहुत दफा चीजें चलाएं जो ये पंसोदा साहब कोई कमेंट करना चाह रहे हैं। ऑन साहब, हमारी साहब माजरत में फिर आपकी जाने बात हूँ। पंसोदा साहब क्विकली जी। पहली तो बात सर मैं ये है कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात बता दूं कि पेमरा का ये नोटिफिकेशन जो डायरेक्टिव है वो आज की डेट में नहीं है। इससे पहले भी मुतअद्दिद नोटिफिकेशंस और जी डायरेक्टिव्स बिल्कुल। हैं विद रिस्पेक्ट टू मोटरवे इंसिडेंट केस एंड सेवरल अदर्स। दूसरी बात ये है कि मैं चूंकि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स पेमरा का चेयरपर्सन भी हूं, मेरा एक जाती अपना फैसला जिस हमने एज चेयरमैन साइन किया हुआ है और नूर मुकद्दम के केस में ही साइन किया हुआ है, उसमें अरशद शरीफ केस PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 के तहत हमने ये कहा हुआ है कि कोई भी ऐसा तज्जिया या कोई भी ऐसा पीस ऑफ एविडेंस जिसको लाके आप आउटकम ऑफ द प्रोसीडिंग्स को प्रेजुडिस करेंगे तो वो आप नहीं कर सकते। और नूर मुकद्दम के केस में जैन सुमरो साहब की कंप्लेंट पर इसको स्पेसिफिकली रोका हुआ है। बात यह है कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको सोशल मीडिया से उठाया और चलाना शुरू कर दिया। और जो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक चीज है वो ये है कि इससे दोनों के राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं। जब आप ये वीडियो चलाते हैं तो ऑटोमेटिक परसेप्शन ये बनती है कि वो शख्स कातिल है, उसका आर्टिकल 10A राइट वायलेट होता है, नूर मुकद्दम का आर्टिकल 14 यानी कि इनवायलेबल डिग्निटी ऑफ अ मैन वायलेट होती है, आर्टिकल 4 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वायलेट होता है, जिससे दोनों को टाइम से पहले पब्लिक आई में भी, और हो सकता है वो जज साहब भी अगर टीवी देख रहे हो या कोई प्रोग्राम देख रहे हो तो वो प्रेजुडिस हो जाए, जिसकी वजह से ये फैसला साकिब निसार साहब का आया था कि आप इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि आज की तारीख में क्या हुआ, कब चार्ज फ्रेम हुआ, बट ये नहीं कह सकते कि ये एविडेंस कैसे डिस्कस होगा, इसकी कानूनी इंप्लीकेशन क्या है। जिस चीज के ऊपर मैंने आज ट्वीट भी की और मैंने ये भी कहा कि ये गैर मुनासिब रवैया है। चलें, ठीक हो गया। इज ऑलरेडी कॉग्निजेंट ऑफ दैट एंड सीज्ड ऑफ द मैटर। वेरी राइट, वेरी राइट। हमायूं साहब, एक बड़ा मशहूर केस था भारत में, जैसिका लाल और मनु शर्मा ने उसको मर्डर किया, उसके बाद मीडिया ने उसको हाईलाइट किया तो दोबारा से वो केस जो है वो चला उठा और फाइनली उसको सज़ा हुई। तो एक तरफ अगर मीडिया ये इस तरीके से इंटरवीन करता है कि कोई नए एविडेंस आ रहा है या उस केस की वजह से इंसाफ मिलने की उम्मीद ज़्यादा हो रही है, तो तब भी मीडिया को नहीं ये करना चाहिए और सिर्फ महदूद रहना चाहिए जो भी अदालत के अंदर कार्रवाई हो रही है। देखें जी, अहमद साहब ने और साई साहब ने मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और अहमद साहब ने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एलैबोरेट कहा। 10A आर्टिकल के ऊपर कहा, 14 या 4 जो उसका है उसका कहा कि एक्यूज्ड और जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है और जो बेसिकली जिसके जो नुकसान हुआ या जिसका जो मर्डर हुआ, उन सब के जो है ना राइट्स जो हैं वो सल्व होते हैं अगर इस किस्म की रिपोर्टिंग हो। वेरी राइट। ये हम अपनी इस चीज़ को ओवरऑल पूरी सोसाइटी भी ले जाएं, हम ज़रा इसको ज़रा ब्रॉडर टर्म में देखें। मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी। किसी भी जगह पर पर्टिकुलरली पाकिस्तान में एक बहुत पावरफुल मीडियम है जो कि उसका चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, गवर्नमेंट के ऊपर, लेजिस्लेटिव के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर भी। आप अगर देखें तो पिछले बहुत सारे मुकदमात में मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इस पर्टिकुलर केस के ऊपर जो है ना, ये हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि 2 बड़े ख़ानदानों का आपस में एक वाक़या हुआ जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। बहुत इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें मीडिया ने कुछ गलत रिपोर्टिंग की, कुछ सही रिपोर्टिंग की और उसका आउटकम कभी सही आया कभी गलत है। ये पूरी चीज़ रिफ्लेक्शन है इस चीज़ के ऊपर। साई साहब ने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। पेमरा के ऊपर बार बार जो एतराज़ात आ रहे हैं, CCTV की जो फुटेज है वो एविडेंस का हिस्सा है। पहले तो ये बताया जाए कि ये सोशल मीडिया पे चीज़ आई कैसे, और ये जो डिफरेंट निजी TV चैनल्स हैं उन्होंने इसको चलाया कैसे। अगर तो ये एविडेंस का हिस्सा था
तो ये तो सब्जुडिस मैटर है, ये वो उन्होंने पब्लिक में कैसे लिया है, मतलब दैट्स अगेन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अहमद साहब इसके ऊपर बता सकते हैं। लेकिन जो बड़ा फ्लॉ जो ये सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहा है वो ये है कि यहाँ पर डेफेमेशन का कानून कोई नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो इतना पुराना है, जिसमें जो है ना, अगर आज आप मेरे ऊपर इधर बैठे हुए कोई बात कर दें, मैं अगले 6 साल इस चीज़ के ऊपर करता रहूँगा कि जी शहजाद साहब ने ये बात कैसे की। इसके ऊपर बहुत सीरियस लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बहुत सीरियस पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए। और मीडिया को जो है ना अचानक हमें मुर्द इल्ज़ाम नहीं उठाना चाहिए। हम सब मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं इन अ वे। ये 20 साल पहले यहाँ पे कुछ मीडिया नहीं था और अब अचानक एक मशरूमिंग हुई। उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनकी एजुकेशन नहीं है, उनकी ऑन जॉब जो ट्रेनिंग है, तो बहुत सारे इशूज अच्छा, हैं। एक टेम्पटेशन होती है किसी भी सहाफ़ी को, उसके हाथ में, हम खुद भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि अगर कोई ख़बर मिल जाए आपको तो आपकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द फौरी तौर पे, पहले एक एक्सक्लूसिविटी का एलिमेंट होता है कि उसको फौरी तौर पे जो है जारी किया जाए, क्रेडिट लिया जाए। सो वो टेम्पटेशन जो है आपके ख्याल में इतना होता है कि उस टेम्पटेशन को रोक के इस चीज़ को ना जारी करे, या ये काम जो आपके सीनियर्स बैठे हैं, जिस तरह ऑन साहब कह रहे थे, आपके डायरेक्टर न्यूज़ हैं, एडिटर्स हैं, ये उनका काम है? ये बेसिकली जो ऑन साहब ने बड़ा सही पॉइंट आउट किया, बी टेम्पटेशन होना कोई गलत वो नहीं है। और ये बेसिकली मीडिया की सरिश्त में है कि खबर को, और आप चूंकि हम डिजिटल मीडिया का हिस्सा बन चुके हैं, 21वीं सदी है, तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास अब ट्विटर आ गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो कोई भी बंदा अगर आप मीडिया के नहीं भी हैं तो उसको ब्रेक कर सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस तरह ऑन साहब ने कहा कि आज से 20 साल पहले आपके ऊपर रेगुलेटर्स, सेल्फ रेगुलेटर होते थे, डायरेक्टर न्यूज़ हो गए, एडिटर्स हो गए, सब एडिटर्स हो गए। तो मेरा ख्याल है अब उस चीज़ को हमने कोलैबोरेट करना है कि 21वीं सदी के अंदर वो मैकेनिज्म कैसे हम बनाएं कि खबर अगर आ गई और किसी जर्नलिस्ट के पास है, रिपोर्टर के पास है, वो ब्रेक करने से पहले ये तो सोचे कि इसकी लीगल रिपरकशंस क्या हो सकती हैं। एग्जैक्टली। ऑन साहब, ये बात मैंने की कि जब हम या आप भी जर्नलिज्म में एक अरसे से हैं कि कोई ऐसी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है तो फौरी तौर पे एक होता था कि इसको रिलीज़ किया जाए। जब वो किसी वजह से रुक जाती थी तो यकीन हम लड़ाई होती थी कि बाकायदा एडिटर से कि आपने क्या किया और हमें सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम एक है कि पहले एवेन्यूज़ भी नहीं थे। अगर आप किसी अखबार में काम कर रहे हैं, टीवी चैनल में, और आपने वो दिया नहीं चला तो आपको मजबूरन उस पर इक्तफा करना पड़ता था। लेकिन अब सोशल मीडिया है, अगर कोई टीवी चैनल अखबार नहीं चलाएगा तो वो सोशल मीडिया पर चली जाएगी। तो फिर रेगुलेशन होते हुए भी, एडिटर डायरेक्टर न्यूज़ होते हुए भी, कि जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, ये कैसे कंट्रोल फिर होगा? अच्छा, ये बड़ा जर्नलिस्टिकली ये बड़ा चैलेंजिंग है। इसमें बड़ी डिबेट हो रही है, हमारे यहाँ पे तो नहीं होती। रूल्स चेंज हो गए हैं। सॉरी, मैं इस केस को लेकर जरा बड़ी शिक्षा की तरह जाने दे रहा हूं। लेकिन पहले आप भी रिपोर्टर थे, मैं भी रिपोर्टर था, हम स्टोरी फाइल करते थे, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता था। कोई चीज अगर उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, एडिटर हमसे पूछता था और हम उसको दे देते थे। अब ये हुआ है कि मैं खुद एक प्राइवेट हूँ, मेरा एक सोशल मीडिया अकाउंट भी है। अच्छा, वहाँ पे रिपोर्टर भी मैं हूँ, वहाँ पे ओनर भी मैं हूँ, वहाँ पे एडिटर भी मैं हूँ, वहाँ पे मार्केटियर भी मैं हूँ, वहाँ पे फाइनेंस का भी जो है वो मैंने करना है। तो ये बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चन है कि ये जो जर्नलिस्ट सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, क्या वो जर्नलिस्ट हैं? अब देखें ना, मालिक जो है, जब एक चीज को हम एज एन ओनर कर रहे होंगे कि जहाँ पे कोई आपको रोक टोक वाला नहीं है, तो क्या वहाँ पे आप अपने राइट एज ए जर्नलिस्ट हैं वो क्लेम कर सकते हैं? तो एक तो जो आपने कहा क्रेडिट लेना और क्रेडिबिलिटी बनाना, दोनों में बड़ा फर्क है। और पूरी दुनिया में जो चीज चलती है वो क्रेडिबिलिटी है। ये जो एक्साइटमेंट ऑफ रिपोर्टर होती है, सबसे पहले इसको आपने, जब आप इससे कंट्रोल कर लेते हैं एज ए रिपोर्टर, तो फिर वो प्रोसेस शुरू होता है जब आप रिपोर्टर से जर्नलिस्ट बन जाते हैं। क्योंकि आपको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस का पता होना चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन को डिकोड करना और फिर उसको कंफर्म करना और फिर लेके आना। लेकिन हमारे यहाँ के पैकेज इतने हैं। आपको याद होगा कि हमारे लोकल जो टीवी चैनल, उनका रिपोर्टर ईडी साहब की कवर में भेज दिया था पेपर देने के लिए। तो बेसिकली प्रेशर पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, मैं नूर मुकद्दम का भी ये जो केस है, मैं आपको बता सकता हूँ कि प्राइवेट मीडिया में हो सकता है एक चैनल पे चला हो और बाकी 10 चैनल में अपने रिपोर्टर्स को वेरी राइट, ये क्यों नहीं चली। तो ये जो प्रेशर हमने खुद बनाए हुए हैं। एक सर, एक आखिरी सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ। वो ये कि हम अक्सर कहते हैं कि जो एडिटर का इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, वो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होता जा रहा है। इवन टीवी चैनल्स में भी ये प्रॉब्लम है। फिर अगर रेगुलेशंस आती हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, कहा जाता है कि मीडिया को गैग किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे संजीदा सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, चैनल्स में ऐसे लोग हैं कि जो बड़े अच्छे ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ें जब आती हैं तो फिर क्या हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएं या सो कॉल्ड कमर्शियलिज्म जो इतना हो गया है उसको मौरूद इल्ज़ाम ठहराएं? इसमें
किसी का, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। इसमें जो सबसे बड़ा, जो पिछले अगर आप 20 साल में देखें तो जो मालिक का रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप इवन अगर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे और प्रेशर हैं। जो ओनर्स हैं उनके अपने, वो बिल्कुल डायरेक्टर न्यूज की तरह बिहेव करते हैं, वो उसी तरह डायरेक्शन देते हैं। और फिर जब जो सीनियर जर्नलिस्ट है, अब आप पिछले साल में 8-9 हज़ार लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो प्रेशर डिफरेंट टाइम्स में जो है, जो आप बात कर रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो पंचोटा साहब बात कर रहे हैं, वो एक बड़ी, एक शायद, सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, शायद एक यूटोपियन वर्ल्ड में तो वो बहुत हम उसको करना चाहें और करें भी, लेकिन ये जो रियलिटी की दुनिया, हमारी दुनिया, जर्नलिज्म की दुनिया, जिसमें प्रेशर्स हैं बहुत, जिसमें मालिक जो है उनके अपने इंटरेस्ट हैं, जिसमें और बहुत कुछ आपके जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो चल रहे हैं, तो वहां पे शायद अभी मुश्किल है इस सारे प्रोसेस को शुरू करने के लिए। आपको जर्नलिस्टिक डिबेट शुरू करनी पड़ेगी, आपको सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, आपको एक नया लाए अमल और नए जो चैलेंजेस हैं उसमें एक नया एथिकल और कोड ऑफ कंडक्ट लेके आना पड़ेगा। सही, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया ऑनसाई साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पीटीवी न्यूज़, पीटीवी वर्ल्ड। पंचोटा साहब, अब ये ज़रा जाते जाते बता दें इस सेगमेंट में आखिर में कि ये केस अब आगे कैसे चलेगा, कि क्या देख रहे हैं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई सब जुडिस मैटर पे कमेंट करें, लेकिन अब इसके कितने मराहिल रह गए हैं ट्रायल कोर्ट में, और मतलब इसका फैसला आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, या अब इसमें आप देख रहे हैं कोई डिले देख रहे हैं? देखिए जी, फैसला तो आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि इट विल बी वेरी सून, बिकॉज एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है, विटनेसेस हो चुके हैं, और उसके अंदर आई डोंट सी कि ये 1-1.5 महीने से पहले कोई इसमें मसला हो तो ये डिले होगा। दूसरा, मैं जाते जाते जो साई साहब ने बातें की कि एक नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट और उन सब चीजों की, देखें सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 2019 वाली जजमेंट दी थी तो इसमें बड़ा तफसील से सारे के सारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट को डिस्कस किया था, और उन्होंने कहा था 4-5 बातें जो मैं क्विकली बोलना चाहूंगा। पहली बात ये की थी कि उन्होंने कहा था कि जब भी कोई लाइसेंसी इंफॉर्मेशन जो है वो एयर करता है तो आर्टिकल 19 और 19A के रूल में बिल्कुल उनको प्रोटेक्टेड है, लेकिन सब जुडिस मैटर्स में किसी आदमी का राइट नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 10A वाला है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो क्लॉज 410 है उसमें एडिटोरियल ओवरसाइट बहुत जरूरी है, जो कि अब आप देखते हैं कि एडिटोरियल ओवरसाइट का है ही कोई नहीं। प्राइवेट चैनल्स में रिवाज ये हो गया कि प्रोड्यूसर्स उसी टाइम बैठते हैं, कहते हैं जी अच्छा ये टॉपिक डिस्कस कर ले, चले ऐसे करते हैं जी इसको डिस्कस कर ले, देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो वे ऑफ एक्चुअली डूइंग इट। फिर उन्होंने क्लॉज 5 ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट का कहा कि जो डिलेइंग मैकेनिज्म है उसको आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। फिर क्लॉज 17 ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई कि इन हाउस मॉनिटरिंग का जो कमिटी है वो बनानी चाहिए, क्योंकि किसी भी चैनल ने ये कमिटी बनाई नहीं की थी, और इसमें डायरेक्शन दी गई थी कि ये रेगुलर ट्रेनिंग्स करवाई जाएं। अगर तो ये सारी की सारी चीजें फॉलो हो जाती तो मेरा नहीं ख्याल इस किस्म का प्रॉब्लम आ सकता है। रैट रेस लगी हुई है प्राइवेट मीडिया में, और उस रैट रेस के अंदर लॉ को भी वायलेट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट किया जाता है, और पेमरा को तो किसी खाते में फिर समझा ही नहीं जाता। बिल्कुल, रैट रेस हमायूं साहब। और जो ऑन साहब ने बड़ी मजेदार बात की कि मालिकान जो हैं वो एडिटर डायरेक्टर न्यूज़ बन चुके हैं, तो जब फाइनल से उनके पास होगी, जिन्होंने कमर्शियल इंटरेस्ट को भी देखना है, तो फिर वो एडिटोरियल इंटरेस्ट को कैसे आगे रखेंगे? ये बड़ा जो है ना अहम और कॉम्प्लेक्स ये सवाल है, इसको हल करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है, पर्टिकुलरली जब हम 21वीं सदी की ग्लोबलाइजेशन के उस एरा में जिसमें मीडिया की बहुत भरमार हो चुकी है। तो इसमें वापस हम अगर उस तरफ जाएं जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का गवर्नमेंट ने प्रपोज किया, अगर उसके ऊपर दोबारा डिलिब्रेशन हो, अपोजिशन पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस के अंदर सारे बैठ के ट्रेजरी बेंचेस इस चीज़ को देखें, ये एक केस नहीं है, इससे पहले भी बेहताशा केसेस आए और उसके बाद भी आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक आई ओपनर है। इस वक्त बहुत अहम ज़रूरत है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ऐसी लेजिस्लेशन करें। अहमद साहब ने बड़ी एलेबरेट बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी जजमेंट्स हैं जो इस चीज़ की तरफ उनको इशारा करती हैं कि आप ये करें, और अगर वो ये नहीं करेंगे तो जो एडिटर्स का आपने जिक्र किया और फिर मालिकान का ऑनसाई साहब ने जिक्र किया, मेरा ख्याल है ये एक बहुत ज़्यादा कमर्शियल मीडिया। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो हमारा एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, कि मीडिया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पर, सोशल मीडिया तो बिल्कुल अभी की पैदावार है, वो अभी इतना पुराना नहीं है, उसमें उसकी जो बुनियादें हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं। आपको याद होगा कि हम कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस भी लाइव दिखा दिया करते थे, लाल मस्जिद का एक ऑपरेशन है जो चलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने लर्न किया। तो आपके ख्याल में इस चीज़ को भी हम लर्न कर लेंगे कि ऐसे मैटर में क्या रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग है क्या नहीं है? मेरा ख्याल है लर्निंग तो इट्स एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और वो वक्त के साथ साथ किसी को ज़्यादा आती है किसी को कम आती है, लेकिन पॉइंट ये है कि उस दौरान जो
मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होगी जिस तरह इस केस में हो रही है, या जिससे damage हो पहले जाएगा, जो ठीक। डैमेज होगा प्राइवेट लोगों को या गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन को, वो ऐसा होगा कि वो इररिप्रेसिबल होगा। तो उसको देखते हुए एक ज़रूरत इस समर की है कि बजाय इसके कि ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरफ जाए और कहें कि इसको छोड़ दिया जाए और ये खुद सीख लेंगे, क्योंकि पिछले 20 सालों में बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो होता रहेगा, किसी भी प्रोफेशन में होता है, लेकिन ज़रूरत इस समर की है क्योंकि ये फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट बन चुका है। True. उसको जो है ना इतने अहम मौज़ूआत के ऊपर और फिर सोसाइटी के मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर देखना होगा कि हम कौन सी बात हमें करनी चाहिए, किस हद तक करनी चाहिए। वो सेल्फ रेगुलेशन तो है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके ऊपर कुछ लेजिस्लेशन है, वो भी बड़ी सख्त ज़रूरत है। वेरी राइट। एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान के और वहाँ के तरक्याती कामों की, और वज़ीर आज़म ने इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जिस रफ्तार से बलूचिस्तान में तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने क्या कहा और उस पर तबसरा हमारे साथियों का होगा, साथ रहिएगा। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान बलूचिस्तान में तरक्याती कामों की जो रफ्तार है उससे मुतमईन नहीं है, और उन्होंने बलूचिस्तान की इंतज़ामिया को, वज़ीर आला को हिदायत जारी की है कि इसको फ़ौरी तौर पे जो 650 अरब के करीब प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त चल रहे हैं उनको मुकम्मल किया जाए, और साथ साथ एपिक्स कमेटी जो इनको मॉनिटर करती है, निगरानी करती है वज़ीर आला की सदारत में, उसके भी इजलास रेगुलरली होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को बताया गया कि गुज़श्ता साल सिर्फ एक इसकी एक मीटिंग हुई है इस कमेटी की। सो गवर्नेंस पे भी बात की वज़ीर आज़म ने कि गवर्नेंस के बहुत सारे इशूज़ हैं ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक। बलूचिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा सूबा लेकिन सबसे कम आबादी, पसमानदा सूबा उसको हम कहते हुए हमें शर्म भी आती है, और जितना बलूचिस्तान में कुदरती वसाइल हैं उस हिसाब से, और जितनी गैस हम बलूचिस्तान की इस्तेमाल कर चुके हैं सारे सूबे, सो असूलन तो होना ये चाहिए था कि बलूचिस्तान में तरक्याती काम जो हैं जितने बाकी सूबों में हैं उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से होने चाहिए थे। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ माजी में, तो इसी वजह से वज़ीर आज़म साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और अपने नाराज़गी का इज़हार इस पर करते हुए हमें नज़र आए। बात करते हैं इस पर पंसोता साहब। बलूचिस्तान के ऊपर हर हुकूमत एक अपना वादा लेके आती है, प्रोग्राम लेके आती है, और फिर इन दी एंड जो है वो इसी किस्म की बातें हमें सुनने को देखने को मिलती हैं। अभी हाल ही में एक पॉलिटिकल चेंज हुआ बलूचिस्तान में। सो ये अफसोस की बात नहीं है कि एपेक्स कमेटी का एक साल में एक इजलास, आपके पास फंड्स भी हैं, आप क्यों नहीं यूटिलाइज़ करते, क्यों नहीं इजलास करते? किसने आपको रोका है कि आप बलूचिस्तान में तरक्की करें? वहाँ की सियासी इंतज़ामिया क्या करती रही है? बिल्कुल जी, दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट जिस तरह बलूचिस्तान के अफेयर्स जो उनको रन किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो उनको प्रॉपरली ब्लेम करना बनता भी है कि वो इतना इशू सीरियसली नहीं ले रहे। प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा एक प्रॉपर इंटेंट है टू सॉर्ट ऑफ शो के बलूचिस्तान में काम होने चाहिए, लेकिन पर्सनली ये तरीका कि वो खुद सुपरवाइज करें, खुद वो क्या क्या सुपरवाइज करेंगे? पाकिस्तान में बेतहाशा चीजें जिनको वो सुपरवाइज कर रहे हैं। ये कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज और कंसर्न्ड गवर्नमेंट जो है उनका कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि वजीर आजम साहब को ये खुद बैठकर सुपरवाइज ना करना पड़े और वो काम अपना करते रहें। अगर वजीर आजम साहब इस तरह हर अफेयर को खुद सुपरवाइज करेंगे तो पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे उसकी मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज जो है उनको पर्सनली सुपरवाइज करना पड़ेगा। बलूचिस्तान जो है हैज ऑलवेज बीन अ नेग्लेक्टेड प्रोविंस, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें बड़ी शर्म आती है लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करते हुए।
ना उनको रिसोर्सेज मिले हैं, ना कभी एलोकेशन ऑफ फंडिंग प्रॉपर हुई है। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में भी उनको आप देखें हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान का लार्जेस्ट एरिया है, पाकिस्तान के मिनरल्स वहां से, गैस हमें वहां से मिलती है, हर चीज उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं दे सके, वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन वहां नहीं दे सके, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एक सिविल साइड पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके। सो मैं समझता हूं कि ये स्लैकनेस लोकल गवर्नमेंट की भी है, वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, और ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें टू एन एक्सटेंट शामिल है। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज टेकन अप दिस इशू फाइनली। अगर वो इस इशू को टेक अप ना करते तो इन अनदर मे बी 2-3-10 इयर्स इस तरह ही चलता रहता, क्योंकि बलूचिस्तान से कभी खैर की खबर हमें नहीं मिलती, खुदा ना खास्ता धमाकों की खबर और इस किस्म की खबरें मिलती हैं, कभी हम ये नहीं सुनते। अभी रिसेंटली वहां पर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है और चैंपियनशिप्स हुई हैं, उस टाइप की चीजें रिपोर्ट नहीं होती। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज वहां बनानी चाहिए, पाकिस्तान के बड़े एरियाज को वहां शिफ्ट करना चाहिए, आपकी जो इंडस्ट्रियल जोन उनको वहां शिफ्ट करना चाहिए, ताकि वहां इंसेंटिव्स मिले, लोग वहां पढ़ने जाएं। अगर आप वेस्ट में कॉन्सेप्ट देखें तो यूनिवर्सिटीज हमेशा फार फ्लैंग नेग्लेक्टेड एरियाज में बनाई जाती है ताकि वहां पर डेवलपमेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नजर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बनसोदा साहब और हमायूं साहब। आप क्योंकि सी पैक पे भी एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, तो दुनिया भर में जो डेवलपमेंट होती है वो आपके सबसे पहले कोस्टल एरिया में होती है। बलूचिस्तान की एक साहिली पट्टी बहुत बड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं कि उसको पोटेंशियल को हम यूटिलाइज़ कर नहीं सके। ग्वादर पोर्ट पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो हम तो ये महसूस कर रहे थे ग्वादर पोर्ट बनते ही कोई शायद इनकलाब आ जाएगा बलूचिस्तान में, तो ये नहीं हुआ। कि हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं लोगों की कि ग्वादर बनने पोर्ट बनने के बाद जो है वो बलूचिस्तान एक नया बलूचिस्तान होगा। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा आपको पहले ही जो ये प्रोजेक्ट था 600 बिलियन रुपीस जो है साउथ बलूचिस्तान के लिए जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, ये 19 नवंबर को कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ था जिसमें ये था, जिसमें से 540 गवर्नमेंट ने करने थे, फेडरल गवर्नमेंट ने, और 60 बिलियन जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तकरीबन 200 के करीब ये प्रोजेक्ट थे। सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे। और उसमें जो है ना, जो 9 डिस्ट्रिक्ट थे जो साउथ बलूचिस्तान के, उसके अंदर जो है एजुकेशन के प्रोजेक्ट थे, एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट थे, हाइड्रो के जो डैम्स हैं, और ये वो एरियाज हैं जो लीस्ट डेवलप्ड हैं, बहुत कम डेवलप्ड हुए थे, उनमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। अब जो प्राइम मिनिस्टर ने कल या परसों इसके ऊपर नोटिस लिया, एक्सीलेंट नोटिस लिया। उसकी रीज़न ये है कि जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसकी कैपेसिटी की इश्यूज अभी से नहीं है, बहुत पहले से हैं। अब ये नोटिस दो चीज़ों पे लेना बनता है, एक तो ये कि ये काम हुआ नहीं, और दूसरा ये लेना कि उनकी कैपेसिटी को चेक किया जाए कि ये हो क्यों नहीं रहे। जो आपने सवाल किया था सीपैक से रिलेटेड, इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसने तकरीबन 1325 किलोमीटर के करीब सड़कें बनानी है, और उन तमाम के ऊपर जो है वो जो ज़ोब खुचलक की एक सड़क है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, बसीमा खुजदार की सड़क है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, और इस तरह की 5-7 और सड़कें हैं जिस पे काम शुरू हो चुके हैं साल, और उसमें अगर आप कहें 5%, 7%, 8% शुरू हो चुका है। तो वो जो है डिले बड़ा ज़रूरी, इन अ सेंस समझना उसका बड़ा ज़रूरी है कि वो हुआ क्यों। गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं थी, वहाँ पे जो लोकल जो ठेकेदार थे वो बेसिकली कोर्ट केसेस के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा के, तो ये एक बड़ा एक लंबी डिबेट है। अच्छा, एक बात बताएं चलें मुझे, हम कहते नहीं जी बलूचिस्तान सूबा है, मिनरल रिच है, वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मादनियात हैं, अगर वो उसको सही पोटेंशियल उसका इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान की मतलब और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। वो कहाँ है, वो क्यों नहीं निकलती, क्या वजह है कि हमें खोदना नहीं आती ज़मीन, क्या कर सकते हैं? और उसको आप इससे पहले आप ये कहें कि आपको उसके लिए कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो बहुत सी ऐसी पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनीज उन एरिया में काम कर रही हैं एंड दे आर मिंटिंग मनी। नहीं, इसको जो है ना, इसके ऊपर शायद हमें कुछ 2-3 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, और शायद हमें उस एरिया में जाके उसकी जो है ना कॉन्टेक्स्ट देखना भी बड़ा ज़रूरी है। ये वो इलाका है जो पिछले 70 साल से बहुत सारी वजूहत की बिना पे बैकवर्ड रहा। अहमद साहब ने अभी कहा कि एनएफसी के अंदर उसको हमेशा से कम जो है वो रोल दिया जाता रहा रिसोर्सेज वाइज। तो और उसके बाद सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू रहा। आपको अगर याद हो, बलूचिस्तान जब तक प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे उस वक्त बहुत सारे उसके ऐसे इलाके थे जो कि फ्री एरियाज में थे, या वो जो ऐसे थे जिनके अंदर गवर्नेंस नहीं थी, जिसमें पुलिस के इख्तियारात कोई नहीं थे, सिर्फ एफसी के पास थे। ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स पोस्ट दैट 2001-2-3 के बाद से अब बहुत सारे एरियाज जो हैं वो ए एरिया में शामिल हो गए हैं। सड़कों का जो मैंने अभी आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बना रही है, उसके अलावा सीपैक का वेस्टर्न रूट जो है उस कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट के अंदर भी और अदरवाइज भी, अगर मैं एग्जैजरेटेड ना हो तो मैं कहूँगा कि 50% वो तैयार हो चुका है। और अगर आपको याद हो, पिछले साल वेस्टर्न रूट से एक पूरा काफिला जो कि गवादर पहुंचा था, उसने भी एक सोलो फ्लाइट दिखाई थी कि हम ये रास्ता यूज़ कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि वो 73 ईयर्स की जो महरूमियाँ हैं, या वो जो कैपेसिटी के इशूज़ हैं, सिक्योरिटी की इशूज़ हैं, फिर जियो पॉलिटिक्स के इशूज़ हैं,
अब देखें हमारा गैस का इशू जो है, जिसका पिछले चंद दिनों से सेनेट के ऊपर भी काफ़ी बहस हो रही है, उसमें भी जो है ना, ये साउथ बलोचिस्तान के एरिया कुड प्ले अ वेरी वाइटल रोल। हम वहाँ पे ईरान के साथ कई वजूहत की बिना पे वो अपना पाइपलाइन अभी तक स्टार्ट नहीं कर सके। वहाँ पे सैंक्शंस थी, वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल थे। उसके अलावा साउथ टू नॉर्थ गैस पाइपलाइन है, वो भी वहाँ से ही जानी है। उसके ऊपर अब हम रशिया के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बनसोदा साहब, अगर आप बलूचिस्तान जाएं या सिंध के कुछ इलाकों में जाएं और आप बताएं कि आप लाहौर से आए हैं या इस्लामाबाद से आए हैं, तो उनका ये एक जवाब होता है, वो ये शहर का नहीं कहते कि अच्छा पंजाब से आप आए हैं। सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो पंजाब को कैसे देखते हैं, उनको किस तरीके से उनकी एक सोच बन गई है। तो जो हुमायूं साहब ने जो जिक्र किया, या अगर विजिलेंट रह के इस पर काम हुकूमत करे और कैपेसिटी के इशूज़ ख़त्म हो जाएं और बलूचिस्तान में बेहतरी आए पहले की निस्बत, तो कम अज़ कम ये जो एहसास महरूमी और लोगों के जहनों में जो एक चीज़ डेवलप हो गई है, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। मसूदा साहब। बिल्कुल जी, परसेप्शन बिल्डिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी एजुकेशन सेक्टर में, इसी तरह आपको पाकिस्तान के जितने बड़े एक्सपेक्टेड, मैं समझता हूँ टूर्नामेंट्स कह लें, जो जो चीजें आप वहां करा सकते हैं वो आपको वहां करानी चाहिए, उसको वो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। वो जो पंजाब एज अपोज टू दीज एरियाज की आपस में कंपैरिजंस है, उनका खत्म होना चाहिए। ये एग्जांपल पाकिस्तान में नहीं, अगर आप वेस्ट में देखें तो एग्जांपल्स प्रेडोमिनेटली वहां एग्जिस्ट करती हैं। उनके मेन शहरों में कभी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनको फरोग नहीं दिया जाता है। इवन जो या किसी की भी एग्जीबिशंस लगती हैं वो भी इन एरियाज में लगी जाती है ताकि इन एरियाज को फ्लरिश करवाया जाए। सो इसलिए मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को वहां पर इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। फेडरल गवर्नमेंट को टू स्टार्ट ऑफ विद यहां पर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स इन एरियाज में काम करवाना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि उनको सिर्फ वादों से, उनको सियासी वादों से ये सारी की सारी चीजें करवा लेंगे तो वो हमारी बहुत काम जी बिल्कुल। मैं समझता हूं कि इट इज हाई टाइम दैट अच्छा, एक चीज recognizing them as a province as you know as good as पंजाब। एक चीज और, वो ये कि आप लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहर जो हैं वहाँ पे डेवलपमेंट के काम होते हैं, रोड की कार्पेटिंग होती है, ज़बरदस्त किस्म की आप ब्यूटिफिकेशन आप देखते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो, मिसाल के तौर पे रीडायरेक्शन ऑफ फंड्स की मैं अगर बात कर रहा हूँ कि ठीक है, ये नहीं कि टूटी हुई सड़कें इस्लामाबाद या लाहौर या दीगर शहरों में हो, लेकिन एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, लेकिन जो एडिशनल हमें कॉस्मेटिक और एस्थेटिक में पड़ जाते हैं इन शहरों में, तो बेहतर नहीं कि फंड्स डाइवर्ट हों उन एरियाज पे जहाँ पे ज़रूरत है, जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें नहीं है जहाँ पे। ऑफ कोर्स जी, मैं कहता हूँ डेवलपमेंट से बड़ा तो सेक्टर है ही कोई नहीं जहां पर आप कर सकते हैं, जहां को दरअसल इन एरियाज में तो अगर आप एक रोड पक्की करवा दें, सोलिंग भी करवा दें, तो दे रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। और वहां पर शायद पिछले 40-40 साल में एक दफा ये काम भी ना हुआ हो। हमारे पंजाब के बेशतर एरियाज में नहीं हुआ, तो वहां क्या हुआ होगा? आपको वहां पर फोकस देना पड़ेगा, आपको फाइनेंस जो अवार्ड है उसके अंदर अमाउंट वहां शिफ्ट करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल गेन्स अपनी जगह की, को हर गवर्नमेंट आती है और उनको पता है कि वहां पर एक सिस्टम ऑफ सियासत डिफरेंट है, उस तरीके से वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। ये गवर्नमेंट और उन चीजों से बालातर होकर, बालाताक को रख के इनको आपने ऊपर जाना है और फिर आपने कोशिश करनी है वहां काम करवाएं। अगर आप इन चक्रों में रहेंगे कि जी हमने सियासत के हिसाब से देखना, तो आपको वहां काम करवाने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, सियासत तो वहां की आपको पता है और तरह की और तरफ से चलती है। एग्जैक्टली। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं यहाँ पे, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आज T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी है। पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद और अब बांग्लादेश का टूर कर रही है। इस पर मुख्तसर सी बात करेंगे वक्फे के बाद। के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सिर्फ तल्ख कलामी, इल्ज़ाम तराशी को तरजीह देते हैं या तवाज़ुन और ठहराव में भी कुछ दिलचस्पी रखते हैं? पता चलेगा। क्या जमहूरी कदरें हर घराने में जड़ पकड़ती हैं या मुंतखब इदारे और आज़ादी इजहार से जन्म लेती हैं? सवाल उठाएंगे, मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ PTV न्यूज पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सनसनीखेज मुकाबले से हारा।
इस पे सोशल मीडिया पे लोग कमेंट तो करते हैं, अगेन बात वही घूम फिर के सोशल मीडिया पे आ जाती है। पाकिस्तानी टीम ने बेस्ट परफॉर्म किया, कुछ ऐसे चीज़ें हुई अगर वो ना होती तो ये मैच का पांसा पलट सकता था, बट पार्ट ऑफ द गेम। देखना ये है कि टीम ने परफॉर्म ओवरऑल कैसा किया, अनबीटन रहे लेकिन नॉकआउट राउंड में आके। पंसोदा साहब, ये क्रिकेट की बात अपनी जगह, एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह सारा एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन पॉइंट इस के एक जज्बाती कौम है ना, हमसे हार भी बर्दाश्त नहीं होती, ब्लेम गेम करते हैं बेचारे हसन अली के ऊपर जिस तरीके से तनकीद की, ठीक है गलती हो जाती है, लेकिन मतलब एक हार बर्दाश्त करके आगे बढ़ने वाली जो बात है ना, और ख़ास तौर पे जब क्रिकेट का मामला हो जो बहुत टची हो जाते हैं हम, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या वजह है इसकी? बस एक बेसिकली जी कौम एक जज्बाती कौम है, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता। वो पाकिस्तान में बहुत थोड़ी ऐसी चीजें हैं जिनसे एसोसिएट कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान एटलीस्ट उस सिचुएशन पर जाता है जहां पर कौम को खुश कर सके। पाकिस्तान के साथ डिफिकल्ट सिचुएशन है जो कि साबका अदवार की वजह से हमारे में मुसल्लत है, ख्वाह वो फाइनेंशियल हो या कोई और। अगर स्पोर्ट्स में एक टीम को एक्सपेक्ट कर रहे तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी उस टीम से, एंड ऑब्वियसली उस टीम ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया था। एंड जब वो टीम हारी तो ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्टेशंस टूटी भी उस तरह ही। और अगर आप उसका तफसील से मायना करें तो मैं समझता हूँ कि हसन अली का कैच शायद इतना इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक नहीं था। मेरा अपना तज्जिया ये है, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो उस टाइम पर मोमेंटम था, वो कैच ले भी लेते तो दे वर प्लेइंग वेरी पॉजिटिवली। और वो किसी स्टेज ऑफ द मैच पर उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, एक्सेप्ट वार्नर की विकेट के अलावा कहीं पर उन्होंने प्रेशर लिया ही नहीं, एंड दे वर प्लेइंग विद प्रॉपर पॉजिटिव माइंड। जहां तक कैच की बात है, मैंने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया था, एक बेंसन एंड हेजेस सीरीज में हमारे वजीर आजम साहब जब खेलते थे उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच मिस किया था, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं था कि आप कहें कि वो एक अच्छे प्लेयर नहीं है या उन्होंने बाद में 92 का वर्ल्ड कप नहीं जीता। इसी तरह आप हसन अली को या किसी प्लेयर को टारगेट करना मुनासिब नहीं है। ये एक टीम एफर्ट था। हमारे कप्तान बाबर आजम ने बड़ी खूबसूरत तकरीर की, बाद में मैच के सकलैन मुश्ताक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैथ्यू हेडन ने बहुत अच्छी बात की। ये हो जाता है, क्रिकेट में हो जाता है, प्रेशर मैच था, प्रेशर टाइम था। सो आई थिंक वी शुड फॉरगेट इट, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक। आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं। बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहिबा। क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी वर्ल्ड कप में? जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही। जिस तरह से उन्होंने मुसलसल 5 मैचेस अपने जीते और सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया। ऑब्वियसली यंग टीम है, हमारी एक्सपीरियंस की इसमें कमी है। खासतौर पे हमने देखा कि जो प्रेशर गेम था सेमीफाइनल का, उसमें जो बॉलर हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर जो है वो जरूर हमारे पास होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ये प्लेयर्स सब अच्छे हैं। शाहीन जो है वो नई गेम के साथ बहुत अच्छा, आपको पता है, विकेटें लेके दे रहे हैं। हसन अली मिडिल ओवर्स में कर लेते हैं। हारिस रऊफ बेसिकली डेथ ओवर्स में करते हैं, उनको स्टार्ट में देना पड़ा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शाहीन के साथ एक नई बॉल का दूसरा हमारे पास बॉलर जरूर होना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल है जो लोग कुछ क्रिटिसाइज या क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, मैं चाहूँगा उस पर आपका टेक। वो ये कि हमारा ग्रुप कंपैरेटिवली आसान था दूसरे ग्रुप के निस्बत, हमारे 3 मैचेस ज़रा इजी थे, हमने जीते। भारत के साथ जो हमारा मुकाबला था, टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो एक वन साइडेड मैच हमें नज़र आया कि कोई हमारी विकेट नहीं गिरी। न्यूजीलैंड के मुकाबले में भी टीम ने जो बिल्कुल आसानी के साथ इसको जितवाया। सो क्रिटिसिज्म जो लोग कर रहे हैं वो ये कि जो इस किस्म की नर्व रैकिंग सिचुएशंस आती है तब सही पता चलता है उसमें कि टीम कैसे परफॉर्म करेगी। इसमें मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि फॉर्मेट ऐसा है ना कि आप अपने मैचेस जीतते हैं और फिर जो ग्रुप में ऊपर आता है वो जो है वो क्वालिफाई कर जाता है सेमीफाइनल के लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हमने, मेरा ख्याल है, जितनी मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकते थे और एफर्ट डाल सकते थे वो हमने इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। और ये नहीं मैं कह रही कि सेमीफाइनल में वो हमें स्पिरिट नजर नहीं आ रही, बिल्कुल थी, लेकिन देखिए सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और ऑस्ट्रेलिया की और हमारी स्किल्स में अभी बहुत फर्क है। और फर्क उसकी बेसिक वजह यही है कि जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको इम्प्रूव होना बहुत जरूरत है। अभी देखें कि कायदे ट्रॉफी चल रही है और धड़ाधड़ सेंचुरियां बन रही हैं, तो जब तक आप अपनी पिचेस को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से उसको साथ नहीं रखेंगे, तब तक आपके लड़के जो है वो कम्पीट करना उनके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि हमारा हर प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल लेवल से आके सीख रहा है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि जहाँ आप ये चाहते हैं कि वो डिलीवर करके दें, वहां वो अभी अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है, जब आप इसको ठीक करेंगे तो तभी आपके पास उस लेवल की जो है वो टीम बनेगी और तजुर्बे से भी आती है ऑब्वियसली। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहब हमारे साथ ही। हुमायूं साहब, जो टीम, ये जो पीसीबी की मैनेजमेंट चेंज है, इस पे अब रमीज़ राजा साहब हैं
और क्रिकेट खेलते रहे बहुत अरसा और इसी शोबे से वाबस्ता रहे हैं। सो एक चेंज भी है, कुछ पहले लोग आते थे लेकिन उनका क्योंकि क्रिकेट का डायरेक्टली ऐसा वास्ता नहीं था, तो आप समझते हैं ये भी एक फैक्टर है कि जो बेहतरी की तरफ लेके जाएगा? मेरे ख्याल है इस पे दो राय हो सकती हैं। कुछ लोगों का शायद ख्याल ये हो कि मैनेजमेंट जो है इट हैज़ नथिंग टू डू विद एक्चुअल प्रोफेशनल जो है क्रिकेट, और कुछ लोगों की राय ये भी हो सकती है कि जिसको क्रिकेट का पता हो उसको उस फील्ड में होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें हमारी बाकी डिसिप्लिन्स के अंदर भी जो है लागू हो सकती हैं। उसको आप एजुकेशन सेक्टर ले लें या उसको आप स्पोर्ट्स ले लें, मीडिया ले लें, दुनिया की और वो सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ से कतई नज़र जो आलिया साहबा ने कहा कि हमें फोकस करना चाहिए प्रोफेशनलिज्म के ऊपर। हमें जो है ना एक पूरी सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें ग्रास रूट लेवल से लोगों को लेके उनको ग्रूम करके, क्योंकि हमें अक्सर जो देखा जाता है कि हमारी टीम जो लीग मैचेस होती है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जब वो हाई स्टेक की गेम आती हैं जिस तरह सेमीफाइनल था तो वहाँ पे उसको जो है ना प्रेशर लेना जो है वो नहीं आता, और वो चूँकि प्रोसेस से नहीं गुजरे होते, अब्रप्टली वन डे एक उस स्टेज पे आ जाते हैं, तो उस चीज़ को शायद देखना बड़ा ज़रूरी है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग के देख लें, इंडिया की तरफ देख लें, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बड़ी यंग टीम है पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की भी उसी तरह बड़ी यंग टीम है। बाकी मुल्कों में भी अगर आप T20 को देख लें तो यही यंग लोग होते हैं, जब आते हैं परफॉर्म करते हैं तब ये सीनियर बनते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस बहस में पड़ जाना कि इस वक्त चूंकि हम यंग थे इसलिए हमने परफॉर्म नहीं किया, हमने एक्सीलेंट परफॉर्म किया, हमने 5 मैच जीते, पूरी कौम की दवाएं साथ थी, आखिरी मैच में हमने प्रेशर नहीं लिया। एग्जैक्टली, बेस्ट टीम वन। बिल्कुल। लिकमान सोदा साहब, एक जाते जाते आखिरी बात यह है कि हमारा कौमी खेल तो हॉकी है, और कुछ लोग जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते वो कहते हैं क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स भी हमारे इग्नोर हो जाते हैं। सो इस चीज़ को बैलेंस करना भी ज़रूरी है कि बाकी खेल भी अहम है और लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें डेवलप करना ज़रूरी है। हॉकी में किसी ज़माने में आपको याद होगा कितना इंटरेस्ट होता था, जो कि अब उस तरह नज़र नहीं आता। मैं चूंकि खुद पाकिस्तान अंडर 19 हॉकी खेली हुई है तो मैं उस अंकल साहब को बताऊंगा कि वैसे तो मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि हमारा कौमी खेल हॉकी नहीं, आजकल इख्तलाफ राय और तनकीद करना है हमारा कौमी खेल। अगर उससे आप बात को आगे लेके क्रिकेट में मैं एक फाइनल कमेंट चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम को जो असल जरूरत है ना जिस चीज की, वो एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो कि उनकी स्पिरिट्स को लिफ्ट करे कि जब प्रेशर मैच हो, आखिरी 10 ओवर हो, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इनका सिर्फ एक फर्क है कि वो विकेट और इन चीजों का ध्यान किए बगैर साइकोलॉजिकली दे आर सुपीरियर टू अस। बाकी कोई फर्क नहीं, बाबर आजम का कोई मुकाबला नहीं है, रिजवान का कोई मुकाबला नहीं, किसी और का कोई मुकाबला नहीं। इट इज जस्ट साइकोलॉजिकल। एग्जैक्टली, वेरी गुड दूसरी सजेशन। चीज बेचारों के साथ ये होती है, उनको डराया ये जा रहा होता है कि यार आपको अगले मैच में निकाल देना अगर आपने यहाँ खेला। यू नीड टू गिव देम दैट सर्टेनिटी कि आप पूरी सीरीज यही है, ठीक परफॉर्मेंस दें, नहीं होंगे हम रिवाइज कर लेंगे। वेरी राइट, वेरी राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद पंसोदा साहब, हुमायूं साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।